गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 जर्नल एंट्री, कुछ लास्ट क्वेश्चंस हमारे रह रहे हैं, उसके बाद हम न्यू चैप्टर ऑनवर्ड्स चलेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया होगा। मैं आपको आज उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मैं आपको आज डिफरेंट एंट्रीज़ के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रही हूँ। पास एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड स्पेंड 200 फॉर कैरेज। मीन्स यहाँ पे हमने गुड्स ख़रीदा है और गुड्स को अपने बिजनेस तक लाने के लिए कैरेज मतलब जो किराया हमने पे किया, जैसे कोई भी व्हीकल हमने यूज़ किया या फिर कोई ऑटो या ट्रांसपोर्ट पिकअप ट्रक कुछ भी XYZ हमने यूज़ किया अपने बिजनेस तक गुड्स को लाने के लिए, या हम खुद जाके लेके आए हैं, जो हमारे कन्वेंस चार्जेस आए उसको हमने क्या बोल दिया, किराया, कैरेज, जो उसको लाने में जो हमारा खर्चा आया है बिजनेस तक। ठीक है, तो उस कैरेज को परचेज जब हमने गुड्स किया तो कैरेज को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। बट अगर हम कोई मशीनरी या कोई और असेट बिजनेस में लेके आते हैं, फिक्स असेट्स, ठीक है, तो उन असेट्स को बिजनेस में लाने के लिए जो खर्चा आएगा वो उसकी कॉस्ट में हम उसको ऐड करके दिखाएंगे। जो गुड्स से रिलेटेड खर्चा है वो तो सेपरेट हेड कैरेज में ही जाएगा, बट जो मशीनरी या और अदर असेट्स मींस जो आपकी फिक्स असेट्स होंगी, क्योंकि जो आपका गुड्स है ना वो भी करंट असेट्स में आता है। ठीक है, तो जो हमारी फिक्स असेट्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे खर्चे किए जाते हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट, उनको एक्चुअल में बिजनेस में लगाने की कॉस्ट, बिजनेस में उनके स्टार्टअप तक की कॉस्ट को क्या किया जाता है, उनकी कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है। कोई हमने क्या कहते हैं वर्कर का अमाउंट पे किया बिजनेस में कुछ भी उनकी हेल्प के लिए, और उसके अलावा कोई कैरेज पे किया मशीनरी वगैरह को बिजनेस में लाने के लिए, तो वो फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। बट अगर हमने गुड्स परचेज किया है बिजनेस तक लाने के लिए तो उससे रिलेटेड जो भी अदर खर्चे हैं उनको सेपरेटली हेड्स में लिखा जाएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स का 200 कैरेज सेपरेट जाएगा, मशीन का जो 500 का कैरेज अमाउंट है वो उसी की कॉस्ट में ऐड होगा। इसी तरीके से देखिए हमारे पास थर्ड एंट्री है, हमने सीमेंट खरीदा 20,000 रुपये का, टिम्बर मतलब लकड़ी खरीदा 10,000 रुपये का, 5,000 की हमने वेजेस पे की, मजदूरी, जिन मजदूरों से हमने लकड़ी और सीमेंट से काम करवाया, क्या काम करवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो मीन्स कि बिल्डिंग हम अपने ही एरिया में खुद बनवा रहे हैं, खुद कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे, तो वहाँ पे जो खर्चा इनबिल्ड हो रहा है ये सारा खर्चा किससे रिलेटेड है, फिक्स असेट से। तो फिक्स असेट से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सेपरेट हेड में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे सीमेंट परचेज, यहाँ ये नहीं लिखेंगे टिम्बर परचेज, हम टोटल अमाउंट को एग्रीगेट करके कहाँ दिखाएंगे, बिल्डिंग हमारी असेट के बिल्डअप के लिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही ओल्ड मशीन हमने खरीदी, हमने चाहे ओल्ड खरीदी चाहे सेकंड हैंड या फिर हमने न्यू ब्रांड खरीदी है, बिज़नेस में लाके बिज़नेस में उसके स्टार्ट मींस जब तक उससे काम नहीं किया जाता तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को हम जोड़कर क्या दिखाते हैं, एज अ कैपिटल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट। उस असेट की हम कंप्लीट वैल्यू दिखाते हैं उन सारे खर्चों को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ओल्ड मशीनरी खरीदी हो, हमारे बिजनेस के लिए तो मशीन ला रहे हैं हम। ठीक है, तो मशीन के हम ये मैटर नहीं करता कि वो ओल्ड है या न्यू है। ठीक है, तो 20,000 में 2,500 जो उसके खर्चे बिजनेस में आने के बाद उसको स्टार्टिंग वे तक लेके जाने के लिए जो खर्चे इनबिल्ड होते हैं उनको हमने क्या कर दिया, उसी में इंक्लूड करेंगे। तो इमीडिएट रिपेयर मतलब बिजनेस में आए और उस पर खर्चा किया, उसको लायक बनाया बिजनेस में काम करने के लिए, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनबिल्ड होगा। इसके अलावा हमने 500 अदर मशीनरी के रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, अगर इसी रिपेयर एक्सपेंस के बाद हमने यहाँ पे यही लिखा होता कि जो ऊपर अबव मेंशन मशीनरी के ऊपर हमने ये एक्सपेंस लगाया है तो हम इसको भी रिपेयर दिखाते, और ये सब अदर मशीन के ऊपर है। रेगुलर एक्टिविटीज़ में कोई भी रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो हम उस मशीन के अंदर ऐड नहीं करते, वो सेपरेटली हेड में जाएगा रिपेयरिंग एंड एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास जो एंट्रीज हैं देखिए किस तरीके से होंगी। फर्स्ट एंट्री थी गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज़ का और कैरेज पे किया 200 रुपीज़ का। तो गुड्स खरीदने के लिए परचेज अकाउंट, कैरेज पे करने के लिए कैरेज एक्सपेंसेस एंड टू कैश, कितना टोटल कैश पे किया, 10,000 प्लस 200 इक्वल्स टू 10,200। तो हमने टोटल अमाउंट की जो एंट्री है वो क्या करी है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,200। इसी तरीके से जब हमने मशीन परचेज़ की है तो मशीन के साथ में भी कैरेज पे किया है 500 रुपीज़ का,
बट उसे हम सेपरेटली कैरेज अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। हम मशीनरी की 50,000 के वैल्यू में 500 जोड़ के टोटल पेमेंट अमाउंट का ही सेम अमाउंट कहाँ दिखाएंगे, मशीनरी की परचेज वैल्यू मीन्स टोटल कॉस्ट टू द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को उसकी टोटल कॉस्ट क्या पड़ी विद एक्सपेंसेस। इसी तरीके से आपके पास जनवरी 15 को आपने क्या किया, 20,000 रुपीज़ का सीमेंट परचेज किया, 10,000 रुपीज़ का टिम्बर एंड 5,000 रुपीज़ की वेजेस पे किया है। तो टोटल सम ऑफ वैल्यू को हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया खर्चा है। जैसे जैसे खर्चा होता रहेगा फाइनली जब हमारी बिल्डिंग बनेगी तो सारे खर्चों को जोड़ के हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ आवर बिल्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि इतनी हमारी टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट आई है। तो यहाँ पे हमने क्या अकाउंट बनाया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मीन्स हमने बिल्डिंग एक तरह से बिल्डिंग परचेज करी है, यहाँ ये शो किया है हमने। ठीक है, और हमने 35,000 रुपीज़ पे किए हैं। सेपरेट हेड यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे। इसके बाद आपके पास देखिए हमने ओल्ड मशीनरी खरीदी है बट हमारे बिजनेस के लिए वो न्यू ब्रांड मशीन है, और उसके साथ में हमने 2,500 रुपये रिपेयर्स के एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो टोटल कॉस्ट हम बिजनेस को कितनी पड़ी है, 22,500। तो हमने एंट्री करी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 22,500। इसी तरीके से हमने अदर मशीन के ऊपर जो रिपेयर चार्जेस पे किए थे तो उसके लिए रिपेयर एक्सपेंसेस का हेड अलग से सेपरेटली क्या किया जाएगा, अकाउंट उसको लिया जाएगा। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 500 एंड टू कैश। तो ये हमारे पास क्या था, 13 क्वेश्चन जो सिंपल था बट थोड़ी डिफरेंट एंट्रीज थी जो बताना ज़रूरी था। इसके बाद देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपके पास देखिए एक है जून 10 में, यही मशीनरी से रिलेटेड एंट्री थी। तो यहाँ पे देखिए परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड पेमेंट फॉर मशीनरी पेड बाय चेक बट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। यहाँ पे ये जो एंट्री है यहाँ पे 1 लाख रुपए की मशीन और 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन मीन्स टोटल कॉस्ट मशीन की कितनी है, 1,05,000 रुपये। बट 1 लाख रुपए इन्होंने पे किए चेक से और 5,000 पे किए कैश में, क्योंकि जो मजदूर होते हैं, जो आपके वर्कर्स होते हैं, उनको कैश पेमेंट ही की जाएगी क्योंकि उनके ऐसे कोई ज़्यादा लार्ज पेमेंट नहीं है। तो वो लोग अपनी कैश बेसिस पे ही क्या करके जाते हैं, अपना वर्क करके जाते हैं। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं उन्हें कैश पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपकी जो एंट्री बनेगी जून 10 की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू कैश, 1,05,000 रुपये फॉर मशीन, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये फॉर पेमेंट एंड कैश अकाउंट हमने 5,000 कैश पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1,05,000 रुपये तो टोटल आएगा ही, बाकी 2 सेपरेट हेड आएंगे, बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपये पेमेंट करने की चेक के लिए और टू कैश मजदूरों को पे करने के लिए, वर्कर्स को पे करने के लिए 5,000 रुपीज़ इन कैश। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एज सच एक और एंट्री लेते हैं हम। देखिए 20 जून में एक एंट्री थी, परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख। मीन्स आपको अदर एंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यहाँ पे मे बी आप हो सकता है कंफ्यूज हुए हों। तो देखिए परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% ऑफ ब्रोकरेज एंड 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट। तो यहाँ पे आपके पास जो लैंड है वो 2 लाख रुपए की है, 1% ब्रोकरेज पे किया इसको अपने नेम में रजिस्टर कराने के लिए। तो 2 लाख रुपीज़ का 1% मीन्स 2,000 रुपीज़ एंड 15,000 पे फॉर द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो टोटल कम्स 2,17,000, 2,000 एज ब्रोकरेज प्लस 2 लाख एंड प्लस 15,000। तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी असेट की, 2,17,000, 2,17,000। तो 2,17,000 से हम क्या करेंगे, हमारी लैंड की वैल्यू को बुक करेंगे। तो हमारी लैंड कैसे आएगी, देखिए एंट्री हमारी हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,17,000। तो यहाँ पे हमने टोटल जो रजिस्ट्रेशन और जो ब्रोकरेज पे किया वो हमने अपनी लैंड को अपने नेम में रजिस्टर कराने के लिए किया। तो उसकी टोटल वर्किंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2,17,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जून 30 को वेजेस ड्यू टू लेबर एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ये जो अमाउंट्स हैं इसमें हमारे पास सेम वही एंट्री है जो मैं कल भी बता चुकी हूँ आपको। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 14। इसके अलावा आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 ले रही हूँ।
15th एंड 16th आपके हैंड पे होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, यहाँ पे हम अगर बिजनेस में गुड्स परचेज की बात करते हैं, गुड्स ब्रॉड इन बिजनेस, तो मीन्स वहाँ पे आपने गुड्स खरीदा और गुड्स खरीदने के केस में हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट, और अगर उसी गुड्स को हम रिटर्न कर देते हैं अपने क्रेडिटर को, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स आ रही है वो रिलेटेड टू परचेज है, बट वहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो गुड्स हमारे पास स्टोर में रखा हुआ है वो हम परचेज करके लाए, उस गुड्स को जब हम बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं जब वो हमारे बिज़नेस से चले जाते हैं। बट अगर वही गुड्स हमारे बिज़नेस में किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे बिज़नेस में वही गुड्स स्टोर में रखा चोरी हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट, या कोई आग लगने के कारण लॉस बाय फायर हो गया, फायर से जल के ख़राब हो गया, या फिर हमारे क्या कहते हैं प्रोपराइटर ने विड्रॉ कर लिया बिज़नेस से, या और भी हमने कोई चैरिटी कर दी, फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो हमारा क्या हुआ, वो गुड्स ख़त्म हो गया, वो गुड्स सेल नहीं हुआ, वो गुड्स बिज़नेस में रखा ख़त्म हो गया, हमने किसी को दे दिया, या फिर वो जल गया या लॉस हो गया उसमें अदर रिलेटेड, तो ऐसे केस में सेल तो हुई नहीं है, बिज़नेस से गुड्स बाहर नहीं गया एज अ सेल, तो ऐसे केस में हमें उसे सेल्स ना मान के परचेजेस जो हमने गुड्स किया था, मान लो 100 यूनिट्स हमने गुड्स खरीदा, 20 गुड्स मेरा लॉस बाय फायर हो गया और 20 गुड्स मेरा लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो ऐसे केस में मेरे पास जो गुड्स बचा वो 60 यूनिट्स बचा, तो 40 यूनिट्स का मैं क्या करूँगी, कैसे उसको बिज़नेस में शो करूँगी, तो ऐसे केस में वो जो 40 यूनिट्स का जो गुड्स मेरा लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर हुआ, उस केस में मैं क्या करूँगी, सेल तो बुक कर नहीं सकती उस अमाउंट की, क्योंकि सेल तो हुई नहीं है, बिज़नेस में रखा गुड्स ख़त्म हो गया। तो ऐसे लॉस को बुक करने के लिए हमने जो 100 यूनिट्स का गुड्स ख़रीदा था उसमें से मैं 40 यूनिट्स की गुड्स की परचेज़ को माइनस कर दूँगी। मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ये बताऊँगी कि हमारे पास सिर्फ 60 यूनिट्स का गुड्स ही बचा है। तो कैसे बचा है देखिए, आपके पास फर्स्ट है गुड्स फॉर 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसके बाद आपके पास बोला है 18,000 का गुड्स हमने फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन किया मार्केटिंग पर्पस के लिए ना, एडवर्टीजमेंट हमारी अच्छी हो, उसके बाद हमने चैरिटी कर दी 20,000 रुपीज़ की कैश में, इसके अलावा हमने गुड्स 25,000 और 40,000 रुपीज़ का कैश क्या किया, प्रोपराइटर ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, इसके अलावा 20,000 रुपीज़ का